हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे लूसेंट फिजिक्स के उष्मा चैप्टर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम उष्मा का पहला चैप्टर जो है अपलोड कर चुके हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 ये कहता है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जल जीव क्या होते हैं। शीतकाल में जब दोस्तों ठंड से जल जो है एकदम जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही क्या होता है, जमता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, उष्मा के संचरण की कितनी विधियाँ होती हैं। उष्मा के संचरण की दोस्तों 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? चालन, संवहन, विकिरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है, उष्मा के संचरण की किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों चालन विधि में। अगला प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, संवहन के कारण जो है पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से पहुंचती है। तो दोस्तों सूर्य की जो उष्मा होती है पृथ्वी पर वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 है दोस्तों, उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों विकिरण विधि में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी होती है। वह दोस्तों विकिरण विधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मीय विकिरण जो है मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है। यह दोस्तों जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, इस कारण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 है, यदि किसी धातु को खाने पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी। यदि दोस्तों किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी ताप चालकता जो होती है वो कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो दोस्तों ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, आश्रित पानी। तो दोस्तों सबसे अच्छा सुचालक जो है वो समुद्र का पानी होता है, क्योंकि ये खारा होता है। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो दोस्तों पारा जो है वो उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो दोस्तों अवरक्त किरण जो है वो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोक देता है। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा कौन होगा, ऊपर जो है ऊपरी भाग सफ़ेद रंग का होना चाहिए और नीचे वाला भाग क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79 है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों का अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 है,
काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि दोस्तों भाप में गुप्त ऊष्मा जो है होती है, इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की वाह सतह पर जल की बूंदें रखकर सुनिश्चित की जाती है तो जो भरा हो ठंडे जल से भरा हो। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? किरकहाफ का नियम है। किरकहाफ का नियम क्या है दोस्तों? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86 है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कथन किसका है? स्टीफन का नियम है। अगला प्रश्न है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या होता है? स्टीफन का विकिरण नियम होता है E समानुपाती T⁴ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? यह नियम न्यूटन का शीतलन नियम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, तभी जो है न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक समय लेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 291 है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डीवार हैं। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? इसमें संचालन और संवहन और विकिरण, इसमें दोस्तों इनकी हानि और इनकी प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें दोस्तों ए व बी जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 93 है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि दोस्तों विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, थर्मस तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा वह आवरण की दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से क्या करती हैं? रोक देती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95 है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो दोस्तों जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 99 है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, निम्नतापी इंजनों जिसे दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं का अनुप्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 102 है, क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा में, शल्यक्रम में एवं चुंबकीय प्रत्यापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103 है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जिसे दोस्तों कपूर हो गया, कपूर जो है बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज जिसे दोस्तों सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया। उपयुक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 105 है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107 है,
शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यदि शुद्ध पदार्थ है उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109 है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 111 है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक जो होता है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113 है, पानी कब उबलता है? पानी दोस्तों जल का स्थितित वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 है, पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? तो दोस्तों पानी का ट्रिपल पॉइंट जो है 273.16 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 116 है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों त्रिक बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर जो है निर्भर किस पर नहीं करती है? द्रव की संपूर्ण मात्रा पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।